एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी possesses by a body at a point inside the gravitational field is equal to the work done on the body to move it, to lift it from that point to infinity। इन्फिनिटी क्या होता है? जहां ग्रेविटेशनल पुल जीरो हो जाती है, वेट बॉडी का जीरो हो जाता है, जी की वैल्यू, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, उसको इन्फिनिटी पॉइंट कहते हैं। और कुछ कंडीशन अगेंस्ट द फील्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये तो हो गई डेफिनेशंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body at a point inside the gravitational field is equal to the work done on the body to lift it from that point to infinity against the field with uniform velocity। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो एक डायग्राम भी बनाएंगे। Let a body of mass m is placed inside the gravitational field at point 1 कह देते, और वहाँ हम इंटरेस्टेड हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। मसलन जी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये अर्थ है, इसकी सराउंडिंग में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब उस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे हमने बॉडी को प्लेस किया। बॉडी ऑफ मास m is placed at point 1 inside the gravitational field and we are interested to measure the absolute potential energy of the body। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि इस बॉडी को मूव करना है, लिफ्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है? इन्फिनिटी। किस पॉइंट तक? इन्फिनिटी, जहाँ ग्रेविटेशनल पुल जीरो हो जाती है, जहाँ वेट बॉडी का जीरो हो जाता है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है, वहाँ तक लेके जाना है। डायग्राम में अगर इसको मैं जगह बना दूँ, तो हमने इस बॉडी को मूव करके लेके जाना है यहाँ तक, और ये एन इन्फिनिटी पॉइंट है, इतनी हाइट तक लेके जाना है। अब आपको पता है कि जब हम उसको हमने ऊपर उठाना है, और कंडीशन भी यही है कि हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको मूव करना है, तो कितनी फोर्स लगाएंगे? जाहिर है जो बॉडी का वेट है, वेट के बराबर हम उसको ऊपर उठाएंगे, और अप टू सर्टेन हाइट तो उसके वेट में चेंज नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेट जब बॉडी बहुत दूर हो जाएगी फ्रॉम द अर्थ, तो उसमें चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है, मीन फासला जितना बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाती है। फासला जब डबल हो जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस 4 टाइम्स, आर का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का वेट तो कम होता जाएगा डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस या हाइट के बढ़ने से के साथ ही बॉडी का जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। देन व्हाट अबाउट द अप्लाइड फोर्स? हमें उसको भी कम करना पड़ेगा। अगर हम कम न करें तो अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है शुरू वाली, और वेट कम है, नाउ देयर इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो वो जो कंडीशन है कांस्टेंट स्पीड वाली, वो तो वायलेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम बॉडी को मूव करना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू इन्फिनिटी, तो इसमें जो फोर्स लगाएंगे वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, वो होगी वेरिएबल। तो इसका मतलब है ये तो केस बन गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये केस बना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और वो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर्स के अंदर कि जब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो वो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें उसको स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और हर स्टेप का साइज कितना हो कि उसके अंदर जो ली जाने वाली फोर्स है, मीन अप्लाइड फोर्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट इक्वल बट अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी। फिर क्या करेंगे? हर स्टेप का अलग अलग वर्क निकालेंगे, और फिर आखिर में सब का सम कर देंगे, और इस तरह ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा ऑन द बॉडी टू मूव इट
फ्रॉम पॉइंट 1 टू इंफिनिटी। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ये वर्क डन किसके बराबर है? ये वर्क डन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट 1। एक दफा फिर सुन ले कि बॉडी इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या करना है? इस बॉडी को यहां से उठाना है और कहां तक लेके जाना है? इन्फिनिटी तक। और उसके ऊपर जाहिर है उठाने का मतलब है फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे इक्वल बट अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब चूंकि वेट डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, कम होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है, आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो उसमें जब वेट बॉडी का कम होता है तो देन व्हाट अबाउट द अप्लाइड फोर्स? हमें उसको भी कम करना पड़ेगा, वरना क्या होगा? उस बॉडी की मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगी। और हमारे पास डेफिनेशन में कंडीशंस क्या है? विद कांस्टेंट स्पीड। बॉडी को हमेशा मूव करना है विद कांस्टेंट स्पीड मूव करना है, ये मस्ट है, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब होगा जिस रेट से बॉडी का वेट कम हो रहा है उसी रेट से हमें अप्लाइड फोर्स को भी कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ ये तो फोर्स वेरिएबल है। तो ये केस बना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये केस बना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो उसका तरीका क्या होगा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। फिर हर स्टेप का अलहदा वर्क निकालेंगे, उसका सम कर लेंगे, और इस तरह की क्या चीज़ आ जाएगी? हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ये ऐसे कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ कि लेट a body of mass m is placed at point 1 inside the gravitational field as shown. We have to calculate its absolute potential energy. For this purpose, we exert force equal but opposite to its weight. Since weight varies with the height, that's why applied force will be variable also. It means this is the case of work done by variable force. तो अब क्या करते हैं उसके लिए? So we divide to calculate the work done by variable force, to calculate the work done by variable force, we divide the height into n number of steps, small length element. Each step is so small that applied force remain constant in that स्टेप। तो स्टेप्स बनाते हैं, ये 1 2 3 4 और इस तरह ये n है तो इधर n-1 है। पॉइंट 1 का डिस्टेंस r1 है, 2 का डिस्टेंस r2 है, 3 का डिस्टेंस r3 है, और पॉइंट 1 से 2 तक का डिस्टेंस डेल्टा r है। सो अब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, स्टॉट ले रहे हैं। तो मैंने पूरा जो डिस्टेंस था इसको n नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। हर स्टेप की साइज कितनी हो कि उसके अंदर ली जाने वाली फोर्स जो है दैट रिमेन कांस्टेंट। तो फिर वर्क डन ऑन द बॉडी टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट 1 to from point 1 to 2, from point 1 to 2, तो ये वर्क डन हो जाएगा 1 to 2 F dot delta R. This is F delta R cos theta. Since F is equal but opposite to the force of gravity, तो हम चेंज कर देते हैं F को माइनस एफ जी के साथ। अच्छा, माइनस का चलो इधर आ जाएगा, ये
F इज इक्वल टू एफ जी है, मीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो ये एफ जी डेल्टा आर कास थीटा। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। तो ये थीटा हो जाएगा 180 का और ये हो जाएगा कास 180 -1 के बराबर। तो इस तरह हमारे पास ये वर्क डन बराबर हो जाएगा माइनस एफ जी इंटू डेल्टा आर। और एफ जी किसके बराबर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये किसके बराबर है, ये बराबर होती है माइनस जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर और आगे डेल्टा आर है, वेयर आर जो है वो मीन डिस्टेंस होगा r1 और r2 डिवाइड बाई 2 है, और डेल्टा आर जो है दिस इज r2 माइनस r1। ये सॉल्व करते हैं, r जो है उसको r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2 किया तो बाई स्क्वेयरिंग क्या चीज़ आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 डिवाइड बाई 4। डेल्टा आर जो है दिस इज r2 माइनस r1, तो इसको अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस 2r1 r2। तो यहाँ से r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r1 r2। पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबोव इक्वेशन, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r1 r2 प्लस इसका अपना भी पड़ा है 2r1 r2, 2r1 r2 होल डिवाइड बाई 4। दिस इज इक्वल टू 4r1 r2 प्लस डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4। दिस इज 4r1 r2 बाई 4 प्लस डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4। दिस इज r1 r2 प्लस डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4, ये आर स्क्वायर। Since delta r is very small, since delta r is very small, therefore delta r square by 4 is neglected। चूँकि स्क्वायर करने से कोई भी क्वांटिटी और कम हो जाती है जब छोटी क्वांटिटी हो। इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, लेकिन आपसे कोई पूछे कि 0.5 का स्क्वायर करें तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25, मीन उल्टा कम हो गया। तो इस वजह से हमारे पास ये आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, r1 r2। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो किसके बराबर आ जाएगी, सो इक्वेशन 1 बिकम्स वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर की जगह r1 r2 और डेल्टा आर की जगह r2 माइनस r1। तो ये हो जाएगा माइनस जी एम ई एम r2 minus r1 over r1 r2। This is again equal to minus g m e m r2 divided by r1 r2 minus r1 divided by r1 r2, or this is minus g m e m 1 over r1 minus 1 over r2। This is the work done on the body to move it from point 1 to point 2। अब सिमिलरली का लफ्ज़ लगाते हुए आगे चलते हैं। ये मैं आगे जगह बनाता हूँ कि रेडी करनी है, बाद में करते हैं इसको, ये बस ख़त्म हो गया ना। ये सिमिलरली आ गई तो सिमिलरली समझा करके बस सिमिलरली, ये देख मैं कैसे इसको क्लोज करता हूँ। वर्क डन 2 से 3 माइनस जी एम ई एम 1 over r2 माइनस 1 over r3। अब वर्क डन 3 से 4 करें अगर तो माइनस जी एम ई एम 1 over r3 माइनस 1 over r4, और ये आ गया लास्ट स्टेप वर्क डन n माइनस 1 to n इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम 1 over n माइनस 1 माइनस 1 over n। तो हर स्टेप का हमारे पास वर्क डन आ गया। और अब क्या, जब टोटल कर देना है तो टोटल वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर है,
तो टोटल वर्क डन बराबर है, तो टोटल वर्क डन 1 to n इज इक्वल टू वर्क 1 to 2 प्लस वर्क 2 से 3 और अप टू वर्क n-1 to n। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस जी एम ई एम 1/r1 माइनस 1/r2 माइनस, अच्छा ये चीज़ मिटा दूँ, माइनस जी एम ई एम 1/r2 माइनस 1/r3 माइनस जी एम ई एम 1/r3 माइनस 1/r4 और ये सारे स्टेप्स के बाद जी एम ई एम 1/n माइनस 1 माइनस 1/n क्लोज हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या है, माइनस जी एम ई एम कॉमन 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 अप टू 1/n माइनस 1 माइनस 1/n। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे अप टू दिस और आपके पास आ जाएगा जी एम ई एम 1/1 माइनस 1/n। ये है वर्क डन ऑन द बॉडी टू मूव फ्रॉम 1 to n। तो इसमें ये किसके बराबर होगा, ये वर्क डन है इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इफ n इज इंफिनिटी पॉइंट, इफ n इज इंफिनिटी पॉइंट देन Rn infinite 1/Rn is 1/infinite equal to 0 और work done to move the body from point 1 to infinite is equal to is किसके इक्वल होगा, absolute potential energy of the body at point 1। therefore ये absolute potential energy at point 1 आ गई माइनस जी एम ई एम 1/1 माइनस 1/infinite और आपको पता है कि दिस इज जी एम ई एम 1/r1 माइनस 0 या दिस इज माइनस जी एम ई एम r1। आखिरी फिक्र जनाब कि अगर जो है बॉडी जो है दैट इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इफ द बॉडी इज प्लेस्ड, if the body is placed on the surface of the earth, on the surface of the earth, then absolute potential energy of the body किसके बराबर होगा, माइनस जी एम ई एम ओवर आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो आ गया। सो दिस इज the value of the absolute potential energy of the body at the surface of the earth। So every bicep body placed on the surface of the earth that possess absolute potential energy which depends upon the mass of the body, उसके बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, mass of the earth कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। तो जिस बॉडी की mass ज़्यादा होगी उसकी absolute potential energy ज़्यादा होगी और जिस बॉडी की mass कम होगी उसकी absolute potential energy कम होगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में माइनस का साइन वो भी अपने अंदर बड़ी एक हिकमत की बातें रखता है और वो हिकमत क्या है कि वैसे तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं ना कि एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब अगर एक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो फिर उसको ऑटोमेटिकली आउट हो जाना चाहिए फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड्स। लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं कि क्या प्रैक्टिकली कोई बॉडी, मैसिव बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट हो सकती? मसलन आप जो बैठे हैं, आप जंप लगाएं और इतना बड़ा जंप लगाएं कि इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, मीन ग्रेविटेशनल पुल जहां ज़ीरो हो जाती है वहां पहुंच जाए, तो क्या ये मुमकिन है? कभी भी मुमकिन नहीं। ये बात कभी भी मुमकिन नहीं। हम 3, 4, 5, 6 फुट का हम जंप, हाई जंप लगा सकते हैं और फिर उसी तरह वापस आ जाते। ऑन दैट बिहाफ हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को साइन कन्वेंशन में नेगेटिव लिया जाता है, नेगेटिव कहा जाता है। इस बात को मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और बहुत आसानी के साथ आप इसको जो है ना वो अप्लाई भी करें और याद भी रखें। मसलन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस दैट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अपनी पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पे वो कभी भी एटम से बाहर ऑटोमेटिकली अपने तौर पे बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि उसको बाहर से एनर्जी ना दी जाए, जब तक उसको बाहर से एनर्जी ना दी जाए। मसलन सबसे आसान 3 एग्जांपल्स, हाइड्रोजन एटम्स की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इनसाइड द एटम्स। फर्स्ट ऑर्बिट -13.6, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उसको बाहर से +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी दें तब वो जंप कर सकता है फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिट ऑर्बिट में, जहां उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी एंड 0 इज मोर पॉजिटिव देन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसके एक और अंदाज में बात करता हूं, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब कोई चीज किसी भी अट्रैक्टिव फील्ड्स के अंदर होगी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड में है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी सराउंडिंग में फील्ड है, तो वो फील्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो जो फील्ड बन रहा है इन द सराउंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव है एंड ऑन दैट बिहाफ उसकी एनर्जी को नेगेटिव लिया जाता है। यही बात ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अंदर भी अल्लाह ने तो रखी ही एक सिफ्त है अट्रैक्शन, उसमें एक ही सिफ्त रखी गई है अट्रैक्शंस। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दोनों हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। मैं कहा करता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को हटा के प्रोटॉन रख दें और उसको कहा जाए यार तुम घूमना शुरू कर दो, तो क्या ऐसा होगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा। एज सुन एज आप प्रोटॉन को प्लेस करें और अपना हाथ हटाएं, उसी वक्त दैट विल शूट आउट फ्रॉम द फील्ड्स। जहां इलेक्ट्रॉन सदियों घूमता है रहता है, वहां प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एक माइक्रो सेकेंड्स के लिए भी नहीं टिकता, इवन इफ बोथ पोजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन प्रोटॉन की एनर्जी जो है पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उसी जगह नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन बाउंड है और प्रोटॉन एक माइक्रो सेकेंड्स के लिए भी बाउंड नहीं किया जा सकता, जो ही हम उसको फ्री करेंगे दैट विल एस्केप। तो ये डिफरेंस होता है और इसी बात को मैंने जनरलाइज कर दिया कि कोई भी बॉडी अगर अट्रैक्टिव फील्ड्स के अंदर होगी तो उसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव ली जाती है। इसको जनरलाइज कर दिया मैंने। बेशक हमारा टॉपिक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, चूंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अंदर अल्लाह ने सिर्फ एक फीचर रखा है अट्रैक्शन का, रिपल्शन का तो कोई नुक्ता ही नहीं अभी तक। तो ऑन दैट बिहाफ हर massive body when that is inside the gravitational field that possess gravitational potential energy and that is taken as negative, that gravitational potential energy is taken as negative। इसका एक मतलब और ये लिया जाएगा कि अगर किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट करना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अपनी एनर्जी के बिहाफ पे वो ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट नहीं हो सकता, उसको एनर्जी चाहिए। तो ये मतलब होता है माइनस के साइन का।